हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज के वीडियो में हम लोग 11 और 12 जून 2 दिन का करंट एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। कल बहुत अधिक क्वेश्चंस थे नहीं, इस वजह से सेपरेट वीडियो कल का अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग 2 दिन का एक साथ करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा जो भी ये क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं करंट के, ये डेली बेसिस पे पीडीएफ के फॉर्म में आपको अवेलेबल कराए जाते हैं टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। इसका कोई कॉस्ट नहीं है, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये टेलीग्राम का हमारा यूजर नेम है step_2_success। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, उसमें भी टेलीग्राम का लिंक और फेसबुक ग्रुप का लिंक जो है वो वहां पर दिया हुआ है। उसके माध्यम से आप लोग ये फ्री पीडीएफ्स ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने चेन्नई में आई एम अडयार अडयार इज मी, ठीक है, अभियान शुरू किया है। अभियान का नाम है आई एम अडयार अडयार इज मी। आपको ये बताना है कि ये चेन्नई में किस बैंक द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है। ऑप्शन है आपके पास फेडरल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन ए है। ये फेडरल बैंक द्वारा चेन्नई में आई एम अडयार अडयार इज मी नाम का एक अभियान स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इस अभियान में क्या हुआ है, एक पूरी बैंक शाखा को स्थानीय कहानियों के संग्रहालय के रूप में बदलकर लोगों को उनकी संस्कृति का जश्न मनाने के लिए अभियान शुरू किया हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, रीजनल जो स्टोरीज हैं, रीजनल टेल्स हैं, जो उनके म्यूजियम के रूप में इन्होंने अपनी बैंक की पूरी एक शाखा को क्या है परिवर्तित कर दिया है, जिससे लोग क्या हो, उनकी जो संस्कृति है उसको सेलिब्रेट कर सके। इस तरह का ये अभियान इन्होंने स्टार्ट किया है। इस अभियान के तहत लोगों को 40 सम्मोहक कहानियां चुनी गई हैं। ठीक है, 40 स्टोरीज हैं। ठीक है, 40 स्टोरीज को इसके लिए चुना गया है। ठीक, बाकी ये जो है कहानियां हैं फेडरल बैंक की अडयार शाखा। ठीक है, अडयार एक जगह है चेन्नई में, वहां अडयार की जो ब्रांच है उस ब्रांच में ये प्रदर्शनी जो है वो प्रदर्शित की गई है, और ये प्रदर्शनी जो है वो 2 सप्ताह तक जारी रहेगी। ठीक, तो ये इस तरह का फेडरल बैंक का एक अच्छा इनिशिएटिव है लोगों को अपने लोकल कल्चर के बारे में जागरूक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन ग्लोबल समिट जो है वो इस वर्ष के अंत में किस देश द्वारा आयोजित किया जाने वाला है। कौन सा देश इसको ऑर्गेनाइज करने वाला है, आपको उस देश का नाम बताना है। ऑप्शन है आपके पास अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और भारत। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो है इसका ब्रिटेन। ये ब्रिटेन जो है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी पर पहला ग्लोबल समिट जो है वो आयोजित करने वाला है। उसकी अध्यक्षता जो है ब्रिटेन में होने वाली है। ठीक, इसमें क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वित कार्रवाई इंटीग्रेटेड एक्शन के माध्यम से जोखिमों को कैसे कम किया जा सकता है, इस बात पर ये लोग चर्चा करने वाले हैं। बाकी विभिन्न देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के जोखिमों को कम करने के तरीके तलाश रहे हैं। ठीक है, हर देश अपने लेवल पे एआई के जो भी जोखिम है उनको कम करने के लिए तरीकों की तलाश कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक ग्लोबल लेवल पर इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान बनाने की कोई चर्चा इस पे होने वाली है। दुनिया भर के नियामक जो है, रेगुलेटर्स जो हैं, वो जनरेटिव एआई के उपयोग को नियंत्रित करने वाले नियमों को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जोखिमों को भी क्या है कम करने की तलाश कर रहे हैं, बाकी इनके उपयोग को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, उसके लिए भी जो रूल्स हैं इनको डेवलप करने की बात चल रही है ग्लोबल लेवल पे। तो उसी तरह ये क्या है, पहला अपने तरह का पहला समिट जो है ब्रिटेन की अध्यक्षता में किया जाने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कितने नए देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। आपको उन देशों के नाम बताने, कितने देश चुने गए, नंबर बताना है आपका। ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। 5 देशों को यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में अभी चुना गया हुआ है। ठीक है, जो इनका सभा हुई थी उसमें ये लोग कितने हैं, 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में 5 देशों को चुना गया है। ठीक है, ये क्या है, गैर स्थायी सदस्य हैं। इन देशों में कौन है आपका, अल्जीरिया है, गुयाना है, सियरा लियोन है, स्लोवेनिया है और दक्षिण कोरिया है। ठीक है, साउथ कोरिया इसमें शामिल है। इनका कार्यकाल जो है वो 1 जनवरी 2004 से स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर 2025 तक ये रहेगा। 2 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल जो है वो रखा जाएगा। बाकी क्या है, जो यूएनएससी है उसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसका चुनाव जो यूएनएससी की जनरल असेंबली है, महासभा है, उसके द्वारा किया जाता है। इसमें जो 5 स्थायी सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य इसके हैं ब्रिटेन, चीन,
फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये है इसके 5 स्थायी सदस्य हैं और इनको क्या है, किसी भी प्रस्ताव या निर्णय पर वीटो का अधिकार प्राप्त है। मतलब अगर यूएनएससी में कोई भी आपको रेजोल्यूशन या कोई भी डिसीजन लेना है तो उसमें 5 स्थायी सदस्य देशों की सहमति आवश्यक है। अगर कोई भी एक देश जो है वो उस निर्णय पर सहमत नहीं है तो वो वीटो लगाकर उसको क्या कर सकता है, डिरेल कर सकता है, उस प्रस्ताव को पारित होने से रोक सकता है। तो इसमें जो 5 सदस्य हैं, भारत लगातार इसी स्थायी सदस्यों में क्या है, शामिल होने की मांग कर रहा है, जिसमें लगभग सभी देश हैं। चीन को कुछ ऑब्जेक्शंस रहते हैं, बाकी लगभग और ये 4 जो देश हैं वो सैद्धांतिक रूप से भारत को इसमें स्थायी सदस्य बनाने के लिए सहमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2023 सौंदर्य प्रतियोगिता के 71वें 71st संस्करण की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? आपको उस देश का नाम बताना है जहां पर इसकी जो है प्रतियोगिता आयोजित की जाने वाली है। ऑप्शन है आपके पास अमेरिका, भारत, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। जो इस बार का मिस वर्ल्ड 2023 जो कंपटीशन होने वाला है उसका मेजबानी जो है वो भारत करने वाला है। अभी घोषणा हुई है कि नवंबर में ये जो है प्रतियोगिता आयोजित की जा सकती है। बाकी ऑफिशियल डेट्स इसकी अभी नहीं आई है कि कितने दिन तक ये चलने वाली है, बिकॉज ये करीब महीने भर तक चलने वाली लंबी प्रतियोगिता है। इसके पहले भारत ने 1996 में इस प्रतियोगिता की मेजबानी की थी। 1996 में ये प्रतियोगिता, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो है वो भारत में आयोजित की गई थी। इस बार जो क्या है, अभी 2022 में क्या है, मिस इंडिया वर्ल्ड, ठीक है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 के लिए जो है सिनी सेट्टी जो है वो अभी मिस इंडिया वर्ल्ड है। ये 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता में क्या है, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, सिनी सेट्टी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे इस प्रतियोगिता में। बाकी 1966 में रीता फारिया ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। पहली फर्स्ट जो इंडियन है मिस वर्ल्ड वो 1966 में रीता फारिया चुनी गई थी। उसके बाद 1994 में 1994 में ऐश्वर्या राय, उसके बाद 1997 में डायना हेडन, 1999 में युक्ता मुखी, 2000 में प्रियंका चोपड़ा और 2017 में मानुषी छिल्लर। इतने जो हैं वो भारतीय मिस वर्ल्ड का खिताब जो है अभी तक जीत चुके हैं। ठीक, तो ये प्रतियोगिता इस बार भारत में होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में बिपरजॉय या बिपरजय, ठीक है, चक्रवाती तूफान आया है। इसके नाम है, या तो आप बिपरजॉय बोल सकते हैं इसको या बिपरजय बोल सकते हैं। इसका नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? एक्चुअल में जो अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आते हैं तो किसी एक देश द्वारा इनका जो है वो नामकरण किया जाता है। ये रोटेशन के बेस पे होता है। तो इसका नाम जो बिपरजय या बिपरजॉय रखा गया है, आपको बताना है ये नामकरण किस देश द्वारा किया है। ऑप्शन है म्यांमार, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये जो बिपरजय या बिपरजॉय नाम रखा गया है, ये बांग्लादेश द्वारा इस चक्रवाती तूफान का नाम रखा गया है। इसका नाम बांग्लादेश द्वारा सुझाया गया है। इसका मतलब जो है वो बंगाली लैंग्वेज में इसका नाम आपदा होता है। ठीक है, आपदा को बंगाली लैंग्वेज में बिपरजॉय या बिपरजॉय कहते हैं। इस चक्रवात का असर जो है वो गोवा में, कर्नाटक, उत्तरी केरला के तटीय इलाकों में देखने को मिल सकता है। भारत के जो है वो गोवा, कर्नाटक और उत्तरी केरल के तटीय इलाकों में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। अरब सागर में चक्रवातों की तीव्रता मानसून के बाद की अवधि में 20% और मानसून पूर्व की अवधि में 40% तक बढ़ गई है। ठीक है, अब ये चक्रवात जो है वो ज्यादा फ्रिक्वेंटली आने लगे हैं। ठीक, बाकी अरब सागर में चक्रवातों की संख्या में 52% की वृद्धि हुई है, 52% की वृद्धि हुई है। अगर लास्ट किसी साल में जो है वो पहले अगर 100 चक्रवात आते थे तो अब करीब 152 चक्रवात जो है वो हर वर्ष अरब सागर में आने लगे हैं, जो कि कहीं तक अच्छी खबर नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास अमेरिका, कोरिया, भारत और फ्रांस। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। भारत इस वर्ष जो है वो अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा हुआ है। भारत के लिए एक अच्छी सूचना है। ठीक, इसकी आयोजन जो हुआ है वो जर्मनी के सुहल में हुआ है। ठीक है, इसका जो आयोजन हुआ है जर्मनी देश के सुहल शहर में इसका आयोजन हुआ है। इसमें भारत ने 6 स्वर्ण, 6 रजत, 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 कांस्य या 3 ब्रॉन्ज करके कुल 15 पदक जो है इसमें जीते हैं। ये शीर्ष पर भारत रहा है, 15 पदक जीते हैं। दूसरे स्थान पर कोरिया जिसने 12 पदक, तीसरे स्थान पर अमेरिका जिसने 9 पदक,
चौथे स्थान पर इटली जिसने 7 पदक और 5वें स्थान पर फ्रांस जिसने 7 पदक इस प्रतियोगिता में जीते हुए हैं। तो भारत के लिए अच्छी खबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च MAHIR लॉन्च किया है। ठीक है, यह मिशन जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, आपको उस क्षेत्र का नाम बताना है। ऑप्शन है बिजली क्षेत्र से, कोयला खनन से, जल आपूर्ति से और हरित ऊर्जा से। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। ये जो माहिर मिशन लॉन्च किया हुआ है सरकार ने, ये बिजली क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या है, सरकार ने बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकी की पहचान करने के लिए जो नई नई टेक्नोलॉजीज जो है सामने आ रही हैं इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में, उनकी पहचान करने के लिए ये माहिर मिशन जो है इन्होंने सरकार ने लॉन्च किया है। मुख्य उद्देश्य बिजली क्षेत्र में नवीनतम और उभरती प्रौद्योगिकी के स्वदेशी अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन का क्या है, समर्थन करना है। मिशन को ऊर्जा मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों के वित्तीय संसाधनों द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। जो इसकी फाइनेंसिंग होगी वो ऊर्जा मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम है इनके द्वारा इसकी फाइनेंसिंग की जाएगी। ये मिशन जो है वो 2023-24 से 2027-28 तक 5 साल की अवधि के लिए लॉन्च किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 जून 2023 को DRDO ने ओडिशा तट से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? ठीक है, ये परीक्षण जो है वो सफल परीक्षण रहा है। आपको बताना है अग्नि प्राइम की मारक क्षमता कितनी है। ऑप्शन है आपके पास 2000 से 2500 किलोमीटर, 1500 से 1000 किलोमीटर, 1000 से 2000 किलोमीटर और 500 से 1000 किलोमीटर। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। ये अग्नि प्राइम जो है इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में है। ठीक है, इसका जो अभी परीक्षण किया गया है DRDO ने, ठीक है, DRDO ने जो इसका परीक्षण किया है 7 जून 2023 को उड़ीसा के तट पर डॉक्टर कलाम द्वीप, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जी जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जिनको कहा जाता है, भारत के राष्ट्रपति हैं, तो जो उड़ीसा में व्हीलर आइलैंड था उसका नाम ही अब डॉक्टर कलाम द्वीप किया हुआ है, डॉक्टर कलाम के नाम पर। तो उस द्वीप से इसकी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का जो है सफल परीक्षण किया गया है। मेनली हमारी जो मिसाइल्स का परीक्षण होता है वो इसी कलाम द्वीप से होता है। ठीक, अक्टूबर 2022 में भी अग्नि प्राइम का भारत सफल परीक्षण कर चुका है। इससे पहले इसका परीक्षण जून 2021 में हुआ था। ठीक, अग्नि प्राइम जो है इसकी मारक क्षमता तो 1000 से 2000 किलोमीटर तक है ही, बैलिस्टिक मिसाइल है, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा इसकी विशेषता यह है कि इसको रेल या सड़क मार्ग से लॉन्च किया जा सकता है। इसका जो मोबाइल लॉन्चर है, अगर वो ट्रेन के थ्रू भी इसको ट्रेन पे इसके मोबाइल लॉन्चर को लगाकर इसको लॉन्च किया जाता है, बाकी सड़क मार्ग पर ट्रक के थ्रू भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो ये इसकी लॉन्चिंग जो है वो बहुत इजी है, इसको कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है और इसको परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार ले जाया जा सकता है। इसको इजीली ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है, रेल मार्ग से भी इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, सड़क मार्ग से भी आप इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको इनसे ही लॉन्च भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2023 अभी चल रहा है, ये फ्रेंच ओपन 2023 अभी चल रहा है। इसमें महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किस देश की खिलाड़ी ने जीता है? अभी वुमेन का जो सिंगल्स है वो कैटेगरी का फाइनल हो चुका है और उसमें आपको बताना है कि जीतने वाली जो खिलाड़ी हैं वो किस देश से संबंधित हैं। ऑप्शन है आपके पास चेक गणराज्य, सर्बिया, पोलैंड और आयरलैंड। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। पोलैंड की जो महिला खिलाड़ी हैं उन्होंने ये वुमेन सिंगल्स का खिताब फ्रेंच ओपन का जीत लिया है। इनका नाम है इगा स्वियातोक। ठीक है, इनका नाम है, ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं। इन्होंने चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी हैं कैरोलिना मुचोवा, ठीक है, इनको हराकर ये खिताब जीता है। बाकी इगा स्वियातेक का ये जो है वो चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसके पहले इन्होंने 2022 में यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन भी जीता हुआ था। ठीक, तो ये इनका चौथा खिताब है। तो आज करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस हमारे पास इतने ही हैं, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं वो भी देख लेते हैं। एक अभी पुस्तक आई है, पुस्तक का नाम है द्रास का टाइगर, कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल योद्धा। ये पूरा एक किताब का नाम है। एक्चुअल में जो हमारे सेना के जवान है कैप्टन अनुज नायर, ये क्या है, कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। तो इनके जीवन पर आधारित ही ये किताब
लिखी है। विशेषता ये है कि इनकी जो लेखिका है मीना नैयर जी, ये कैप्टन अनुज नैयर की माँ है, ठीक है, इनकी माता जी ने ये किताब लिखी है और उनके साथ हिम्मत सिंह शेखावत जी भी शामिल है। तो इन दो लोगों ने ये किताब लिखी है। ये जो कैप्टन अनुज नैयर हैं, ये 17 जाट जो है बटालियन से संबंधित थे और कारगिल युद्ध के टाइम पे इन्होंने महत्वपूर्ण चोटियों को जीता हुआ था और युद्ध के दौरान ही इनकी वहां पर इनको वीरगति प्राप्त हुई थी, ठीक है। इनकी वीरगति के पश्चात इनको भारत सरकार द्वारा जो दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, महावीर चक्र जिसको बोलते हैं, इससे इनको सम्मानित किया गया था। तो इनके जीवन पर ही घटनाओं पर आधारित ये किताब है, द्रास का टाइगर, कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल योद्धा, ठीक। बाकी आप लोग जानते हैं जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है भारत का, वो परमवीर चक्र है युद्ध काल का, ठीक है, और दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है वो महावीर चक्र है। इसके अलावा अभी एक रिपोर्ट आई है माई गॉव इंडिया, ठीक है, माई गवर्नमेंट इंडिया के अनुसार पिछले वर्ष 2022 में 89.5 अरब डिजिटल पेमेंट लेन देन में के साथ भारत पूरी दुनिया में शीर्ष पर रहा है। सबसे अधिक डिजिटल पेमेंट जो हुए 2022 में वो क्या है, भारत द्वारा किए गए हैं, ठीक है। डिजिटल पेमेंट्स के मामले में भारत जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है, ठीक। करीब जो टोटल वैश्विक पेमेंट है उसका करीब 46% जो हिस्सेदारी रही है भारत की रही है। अगर पूरे विश्व में 100 डिजिटल पेमेंट हुए हैं तो उसमें 46 केवल भारत के भीतर हुए हैं। तो भारत की ये डिजिटल क्रांति जो है, जो सरकार का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी है, उद्देश्य है, सरकार लक्ष्य है, तो ये इसकी सफलता को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है। इसके अलावा ब्राजील जो है वो दूसरे स्थान पर रहा है, चीन इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। ये माई गॉव इंडिया जो है वो एक सरकारी पोर्टल है और इसको नागरिकों को सरकार के साथ जोड़ने के उद्देश्य से 26 जुलाई 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही है। बाकी आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, कंटेंट कैसा लगा, ये आप हमें प्लीज लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियोस का टाइमली अपडेट मिल सके, ताकि अपने फ्रेंड्स के बीच में भी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। और फ्री पीडीएफ के लिए आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही, बाकी कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए